तस्न ए इश्क एपिसोड 11। सब वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। रुचिका को आंसू का स्वभाव कुछ ही देर में भा गया था। रुचिका, एक बात कहूँ आंसू, एक पल को तो आपने डरा ही दिया था मुझे, लेकिन अब लग रहा है कि सार्थक आपके बारे में जो कहते हैं सही कहते हैं। आप बहुत प्यारी हैं। आंसू, क्या बात करती हैं आप? भाई ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है? रुचिका, बिल्कुल, और सिर्फ आपके बारे में नहीं, पूरे परिवार के बारे में। आंसू, सच्ची भाई? सार्थक मुस्कुरा देता है। रुचिका, क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? आंसू, नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। सच में भाई, हाउ बोरिंग यू आर। गर्लफ्रेंड के साथ लव सब की बातें करते हैं कि परिवार की बातें, और भाभी आप इस बोरिंग इंसान से कैसे प्यार कर बैठी? मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, सोच लीजिए एक बार। सार्थक, आंसू की बच्ची देख रही है, भाभी माँ अपने ही भाई का घर तोड़ रही है ये। सब हंस देते हैं। साधना, अच्छा अब चलना चाहिए, वरना ज़्यादा देर हो गई तो किसी को शक हो जाएगा। आंसू, चलिए चलते हैं, बाय भाभी। वो दोनों रुचिका को बाय बोल वहाँ से जाने लगे। सार्थक भी उनके साथ आता है। तब साधना उसे कुछ देर वहीं रुकने को कहकर आंसू के साथ आगे बढ़ गई। इधर प्रिया सामान देख रही थी। बॉडीगार्ड उस पर नज़र बनाए हुए थे और बार बार आंसू के बारे में पूछ रहे थे। प्रिया उन्हें ये बोलकर कि वो देखकर आती है, वॉशरूम की ओर जाती है और आंसू को फ़ोन लगा रही थी कि सामने से आते किसी से टकरा जाती है। उसका फ़ोन हाथ से नीचे गिर जाता है। क्या मुसीबत है? उधर वो नमूने और इधर ये, देखकर नहीं चल सकते। प्रिया अपना फ़ोन उठाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, गलती आपकी थी, आप आकर टकराई हैं, मैं नहीं। सत्या उससे कहता है। प्रिया उसकी तरफ देखकर, या यू आर राइट, मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो आंखें है ही नहीं। सत्या हैरानी से उसे देखता है। प्रिया, हे यू, ऐसा क्या देख रहे हो? आज से पहले लड़की नहीं देखी क्या? सत्या, नहीं देखी, आज पहली बार देख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज से पहले अंधा था, अभी अभी आंखें खुली हैं मेरी। प्रिया, निहायती बदतमीज इंसान हो, हटो मेरे रास्ते से। सत्या, ओ हेलो, तुम्हारा रास्ता अपने नाम की रजिस्ट्री करवा रखी है क्या? प्रिया, हाँ करवा रखी है, पर अपने नाम की नहीं, तुम्हारे नाम की, और तुम्हारे नाम को अपने जूतों से कुचलने में मज़ा आ रहा है, इडियट। वो साइड से निकल जाती है। सत्या, हे यू, देखना कहीं जिस नाम को जूतों के नीचे कुचल रही हो वो तुम्हारे हाथों पर न छप जाए। प्रिया रुककर उसकी तरफ देखकर, लगता है जनाब खुद को बहुत बड़े तिस्मार खान मानते हैं, मगर जरा सोच समझकर खुशफहमी पालना साहेब, क्योंकि ये हाथ सिर्फ मेहंदी रचाना ही नहीं, चाबुक चलाना भी जानते हैं। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। सत्या अपने आप से, ये आजकल की लड़कियां इतनी मगरूर क्यों होती हैं, पर मानना पड़ेगा, क्या तेवर है। खैर, जिस काम के लिए आया था वो कर, वरना बाहर खड़ा वो नाम फुसफुसाने लगेगा। वो फिर आगे बढ़ गया। इधर आंसू साधना के साथ मॉल में वापस आ रही थी। उसका फोन रिंग करता है। वो आंसर करके, बस हम पहुंच रहे हैं प्रिया। प्रिया, जल्दी आ, दिमाग चाट चुके हैं ये लोग। आंसू, हम बाहर ही हैं, तो उनका ध्यान बटा ताकि हम अंदर आ सकें। प्रिया, ओके। आंसू साधना के साथ अंदर आ रही थी। बाहर निकलते किसी शख्स से साधना को धक्का लग गया। धक्का इतनी तेज था कि साधना संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आंसू से पुकारते हुए उसे उठाने के लिए बढ़ी कि साधना करा उठती है। वो शख्स उसके हथेली पर पैर रख आगे बढ़ गया था। आंसू ये देख गुस्से से उसकी ओर बढ़ती है, मगर साधना की आवाज़ पर वो रुककर उससे उठाती है। साधना के हाथों को देखकर
आंसू को बहुत गुस्सा आता है। वो साधना को अंदर जाने को कहती है। आंसू, भाभी माँ आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। साधना, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? आंसू, उस इंसान को इंसानियत सिखाने। साधना, आंसू, आप कहीं नहीं जाएंगी, दादाजी ने मना किया है। साधना, तो आप क्या चाहती हैं? कोई मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को चोट पहुँचाए और मैं तमाशा देखूं? नहीं, सबक तो उसे सिखाकर रहूंगी। अभी आई। साधना, आंसू, पर दादाजी नहीं चाहते कि बाहर आपको कोई भी पहचाने। आंसू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। इतना बोल वो अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर कर आगे बढ़ गई। इधर अश्विन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल उसमें बैठने लगा था कि आंसू दरवाजे पर जोर से लात मार उसे बंद कर देती है। ये देख वो 2 कदम पीछे हो गया और उसे बंद कर दिया। आंसू, आप फिक्र मत कीजिए। आंसू ने पूरा चेहरा कवर कर रखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अश्विन को वो आंखें जानी पहचानी लगती है मगर उसे कुछ याद नहीं आता। अश्विन, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? आंसू, जिसने खुद बदतमीजी में महारत हासिल कर रखी हो वो दूसरों को बदतमीजी का पाठ पढ़ाता शोभा नहीं देता। एक औरत के साथ कैसे पेश आते हैं, लगता है माँ बाप ने सिखाया नहीं। ये सुन अश्विन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो आंसू का हाथ पकड़ उसे मोड़कर उसके पीठ से लगा देता है और उसे गुस्से से घूरते हुए, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप का नाम लेने की? आंसू उसकी आंखों में देखकर, चुभा न, जब अपने माँ बाप पर बात आई तो इतना दर्द हुआ और दूसरों के दर्द का कोई मोल नहीं है। ये दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब मेरी माँ के हाथ को रौंद कर निकल आए। अश्विन टेढ़ा मुस्कुराकर, टिपिकल गर्ल, टिपिकल रोना धोना। आगे से अपनी माँ को संभाल कर रखना, क्योंकि जब राजा की सवारी निकलती है तो नज़र आसमानों की ओर होती है। वो रास्ते की चींटियों का ध्यान नहीं रखते। लड़की हो लड़की की तरह रहो। आंसू गुस्से से उसे देख रही थी। अश्विन उसकी आंखों में देखते हुए, रिलैक्स, समझ गया। फिर अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर आंसू के हाथ में थमाकर, अपनी माँ की मरहम पट्टी करवा लेना। आंसू उसे दूर ढकेल देती है जिससे अश्विन लड़खड़ा जाता है। आंसू इधर उधर देखती है। पास की दुकान के बाहर उसे एक स्टूल दिखता है। वो उसे उठाकर गाड़ी के कांच पे मार देती है। पूरा कांच चूर चूर हो जाता है। अश्विन उसे गुस्से से घूरता है। आयत उसके पास आकर कुछ पैसे उसकी हाथ में थमाकर, मरहम पट्टी करवा लीजिएगा और जो पैसे बच जाए उससे खुद को किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को दिखा लेना, ठिकाने पर आ जाएगा शायद। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है। अश्विन गुस्से से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ उसे गाड़ी से टिकाकर, बहुत गुरूर भरा है तुम्हारी आंखों में। मैं चाहूँ तो एक पल में इसे मिट्टी में मिला सकता हूँ, मगर मुझे सड़क छाप चीज़ों का शौक नहीं। आंसू हल्के से मुस्कुराती है और उसके पैर फंसाकर नीचे गिरा देती है। फिर उसके पास बैठकर, अले अले राजा साहब गिर गए, उठने के लिए सड़क छाप चींटी की मदद चाहिए। वो अपना हाथ उसके आगे करती है, फिर वापस खींचकर, नहीं नहीं, ये तो राजा साहब की शान के खिलाफ होगा। अश्विन उसे गुस्से से घूर रहा था। तब तक संकल्प भी वहाँ आ गया था। वो ये सब देख बहुत हैरान था। आंसू, इतने गौर से न देखिए राजा साहब, वरना भूल नहीं पाएंगे। और हाँ, आपकी हालत देखकर एक शेर याद आ रही है, कहे तो सुनाऊं? सुना ही देती हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे? हाँ तो अर्ज किया है। उन्हें शौक है आसमानों में उड़ने का और वो कहते हैं कि वो सबसे जुदा हैं। उन्हें शौक है आसमानों में उड़ने का और वो कहते हैं कि वो सबसे जुदा हैं, और ऐसे आसमानी परिंदों को ज़मीन से रूबरू करवाना ही हमारी अदा है। अच्छा लगा तो वाह वाह जरूर कर दीजिएगा। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती है। सत्या अश्विन के पास आता है। अश्विन उठकर आंसू की ओर बढ़ता है। सत्या उसे रोककर, क्यों तमाशा कर रहा है?
अश्विन उसे गुस्से से घूरता है और एक नज़र आंसू को देखता है, जो उसकी ओर पलट कर देखती है और उसे हाथ हिलाकर बाय करती हुई अंदर चली गई। अश्विन गुस्से से गाड़ी पर अपना हाथ ले मारता है। वो गाड़ी की तरफ देखता है, फिर किसी को फ़ोन करता है। तुरंत एक गाड़ी वहाँ आती है, वो उसमें बैठ गया। सत्या, तू कहाँ जा रहा है? तू तो मेरे साथ आ रहा था ना? अश्विन, तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोल वो गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। रात के समय वो कमरे में सोफे पर बैठा अपने हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए उसे घूर रहा था। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। वो एक ही घूंट में ग्लास खाली कर देता है, पर न चाहते हुए भी बार बार वो आंखें उसके जहन में बसती जा रही थी। एक लड़की का आकर उसके पास बैठती है और उसकी तरफ देखकर, हे, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अश्विन बिना जवाब दिए पैग बनाने लगता है। वो लड़की उसके और करीब आकर उसके चेहरे पर उंगलियां घुमाते हुए, इस शराब में वो नशा कहाँ जो जलते दिल को सुकून पहुँचाए। नज़रों को जरा हम पर मेहरबान करो अश्विन चौहान, पूरी दुनिया न बुला दी तो फिर कहना। अश्विन उसकी ओर देखता है, फिर उसकी कमर में बाह डाल उसे अपने करीब खींचकर दिया मौका। वो लड़की मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, लेट्स डांस। अश्विन उसके साथ आता है। म्यूजिक सिस्टम पर गाना प्ले हो रहा था। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। वो लड़की अश्विन के बाहों में झूम रही थी। वो धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। अश्विन की जहन में वो आंखें कौन जाती हैं। वो उस लड़की के बाल पकड़ उसे अलग करके उसकी आंखों में देखने लगता है। क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो लड़की हैरानी से पूछती है। अश्विन उसकी आवाज़ पर उसे गौर से देखता है, फिर उसे छोड़ देता है। वो लड़की मुस्कुराकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उसके करीब आती है। अश्विन एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और वहाँ से अपना कोट उठा तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। एपिसोड। अश्विन घर पहुंचता है और सीधे अपने कमरे में चला गया। वो गुस्से में नजर आ रहा था। कृषा, कावेरी जी और राजेश जी ये देख हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। राजेश जी ने उसे आवाज़ भी दिया पर वो नहीं सुना। वो उसके कमरे की ओर जाने लगे। तब कावेरी जी उसे रोकते हुए कहती हैं, आप रहने दीजिए, कुछ देर में मैं जाती हूँ। वो गुस्से में लग रहा था, आपके जाने से बात और न बिगड़ जाए। राजेश जी, आप क्या मुझे उसका दुश्मन समझती हैं? चिंता होती है उसकी, इसीलिए उसे टोकता और रोकता रहता हूँ। कावेरी जी, समझती हूँ, लेकिन इस वक्त आप न जाएं, वही ठीक रहेगा। राजेश जी, ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं जाता, मगर आप जाकर देख आइए वो ठीक है या नहीं। कावेरी जी मुस्कुराकर, जी मैं जाती हूँ। इधर अश्विन अपने कमरे में आंखें बंद करके कुर्सी पर टेक लिए बैठा था, लेकिन उसका मन बहुत आसान था। बार बार वो आंखें, उसकी बातें उसे याद आ रही थी। वो गुस्से से अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है और गुस्से से, हाउ कुड सी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा का नाम लेने की? कैसे हुई उसकी हिम्मत? मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? आखिर वो होती कौन है? वो टेबल पर पड़ा फूलदान उठाकर टीवी पर दे मारता है और खींचकर, नो, किसी की इतनी औकात नहीं कि वो अग्रिम के दिमाग से खेले, और वो भी एक मामूली सी लड़की। नो, कभी नहीं। पर वो जो भी है पता लगाना है मुझे। उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई और उसकी आंखों में लाली आ जाती है। उसी समय कावेरी जी कमरे में आती हैं और कमरे की हालत देखकर वो घबरा जाती हैं। वो अश्विन के पास आकर, ये सब क्या हुआ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अश्विन कोई जवाब नहीं देता तो वो उसका हाथ पकड़कर चेहरा अपनी ओर करके, अश्विन, उनकी नज़र उसकी आंखों पर गई। कावेरी जी घबराकर, क्या हुआ बेटा, तू रो रहा था क्या? अश्विन नामे गर्दन हिलाकर। अश्विन के आंसू तो उस दिन भी नहीं गिरे जिस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था।
कावेरी जी उसे बेड पर बिठाकर, कुछ हुआ है क्या बेटा? अश्विन, नहीं चाची माँ, साची और कृषा सो गई क्या? कावेरी, हाँ वो सो गई। अश्विन, फिर आप क्यों जाग रही हैं? जाकर सो जाइए। कावेरी, कैसे सो जाऊं? मेरा बेटा भूखा है और मैं उसे खाना खिलाए बिना सो जाऊं? तेरे लिए खाना लाई हूँ, चल खा ले। अश्विन, चाची माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? नौकर है ना? कावेरी जी, निवाला उसकी ओर बढ़ाकर, 100 नौकर मिलकर भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकते जो तुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर मिलता है। चल मुँह खोल। अश्विन खा लेता है। कावेरी जी उसे प्यार से खाना खिलाती है और प्लेट साइड में रखकर, अच्छा चल अब बता क्या हुआ है? अश्विन, कुछ नहीं चाची माँ, बस माँ की याद आ गई। कावेरी जी उसके गाल पर हाथ लगाकर, अश्विन, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं है चाची माँ, आपने आज तक मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, पर आज उनकी याद आ गई है। कभी कभी मन करता है वापस से बच्चा बन जाऊं और उनकी गोद फिर से मिल जाए मुझे। कावेरी जी की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अग्रिम के सर पर थपकी देकर, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ बेटा, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ शारदा भाभी की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। अश्विन कोई जवाब नहीं देता। कावेरी जी, जानता है अश्विन, जब मैं शादी करके आई थी तो तू 4 साल का था, पूरे घर में हुड़दंग मचाया फिरता था, सबको परेशान करता रहता, माँ जी, बाबू जी, भाई साहब, भाभी, सबको अपने पीछे लगाए रहता, और जब भाभी गुस्से से तुझे मारने आती तो आकर मेरी गोद में छिप जाता था। अश्विन प्लीज चाची माँ, मैं ये सब भूल जाना चाहता हूँ। ये सब यादें कमज़ोर बनाती हैं इंसान को, और मेरी ज़िंदगी में कमज़ोरी की कोई जगह नहीं है। कावेरी जी, शांत हो जा मेरे बच्चे, तेरे दर्द का एहसास है मुझे, नहीं करती ये सब बातें, तू सो जा। अश्विन अपनी आंखें बंद कर लेता है। कावेरी जी मन ही मन, हे भगवान, और कितनी तकलीफ लिखी है आपने इसकी ज़िंदगी में, पत्थर का तो बना दिया इसे, अब और क्या करना चाहते हैं आप? सुकून दे दीजिए इसे, कुछ तो ऐसा कीजिए कि मुझे वही 15 साल पहले वाला अश्विन वापस मिल जाए, या फिर पूरी ज़िंदगी इसे तड़पते हुए देखना होगा मुझे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। सार्थक की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। जगत राज जी के कहे अनुसार घर के बाहर बहन की सारी रस्में रीनी ही करती है, और घर के अंदर की रस्मों को पूरा करने का मौका आंसू को मिलता है। रीनी हल्दी लेकर रुचिका के घर जाती है और वहां से लौटकर थक गई बोल अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद छुपते छुपाते घर से बाहर निकल गई। कुछ दूर आगे एक गाड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। वो उसमें जाकर बैठ जाती है और साथ बैठे शख्स को देख मुस्कुराती, वो भी उसे देख मुस्कुरा बोला, बहुत इंतजार करवाया आपने रीनी, बहुत और कम छोड़िए, शेर की गुफा से निकल आई उतना ही काफ़ी है, अब चलिए भी, यहाँ या यहीं बात करना है। वो मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। रीनी का मोबाइल रिंग करता है। वो नंबर देखकर अपना चेहरा सिकुड़कर फ़ोन आंसर करती है। रीनी, हेलो। हेलो की बच्ची, कहाँ है तू? फिर गायब हो गई ना तू? तुझे समझ नहीं आता क्या कि दादू को ये सब पसंद नहीं है, और जिस दिन उन्हें तेरी करतूतों का पता चला फिर तेरे साथ साथ मैं भी बलि चढ़ जाऊंगी। आंसू गुस्से में बोले जा रही थी। शांत गदाधारी भीम, शांत, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक संभाल ले मेरी जान। रीनी थोड़ा लाड दिखाते हुए कहती है। आंसू, जान जान माय फुट, अभी की अभी जहाँ है वहीं से वापस आ जा, नहीं तो मैं जा रही हूँ दादू को बताने। 2 दिन में शादी है, ऐसे में किसी को तेरी हरकत की खबर भी लगी तो बवाल हो जाएगा, समझी? रीनी एकदम से, नहीं नहीं आयु। आंसू, मेरी जान, मेरा सोना, मेरी एंजल, प्लीज ऐसा मत करना, आज भर संभाल ले, कसम से आज के बाद तुझे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। आंसू, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, वापस आओ। रीनी, यार कैसी बहन है तू, अपनी बहन की खुशी नहीं देखी जाती, उसका घर बसने नहीं देना चाहती। उसे एकदम से ख्याल आता है कि वो कहाँ है और क्या भूल गई। वो उसकी तरफ देखकर जबरदस्ती दांत दिखा देती है। वो भी उसे देख मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा। आंसू, घर तू उस मिस्ट्री मैन के साथ घर बसाने के सपने देख रही है। रीनी,
हैव यू लॉस्ट इट? 4 मुलाकातें हो गई तुम्हारी और आज तक उसने तुझे अपना नाम नहीं बताया। मैं बता रही हूँ, वो तुझे घुमा रहा है। समझ मेरी बात और उसके चक्कर में मत पड़। रिनी, देख आंसू, माना तू बहुत समझदार है, पर मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तू समझती है। अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ, तो मुझे ये सब मत समझा। मदद करनी है तो कर, नहीं तो जाकर बता दे दादाजी को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मुझे जान से मार देंगे, यही ना। आई डोंट केयर, पर तू इतना याद रखना, मेरी मौत का कारण तू होगी। इतना बोल वो फ़ोन कट कर देती है। आंसू गुस्से से अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंक वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। इधर रीनी मुस्कुराने लगती है। कमाल है, अभी तो आप इतने गुस्से में थी और अभी मुस्कुरा रही है। रीनी, अरे वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी, वो मेरी बहन है ना। बहन? जहाँ तक मैंने सुना है रघुवंशियों की एक ही बेटी है, वो चौंक कर पूछता है। रीनी को एकदम से याद आता है कि जगत राज ने उसे मना किया था कि आंसू की खबर किसी को न हो। वो मुस्कुराकर, हाँ आपने सही सुना है, दरअसल वो मेरी सहेली है, एकदम बहन जैसी। अभी भाई की शादी है ना, तो मेरे साथ ही रह रही है, तो उसी से बात कर रही थी। उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था, पर मैं नहीं मानी, तो वो नाराज होकर दादाजी को बताने की धमकी दे रही थी, तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला। अब वो किसी कीमत पर किसी को कुछ नहीं बताएगी। बहुत चालाक हैं आप, उनको बातों में उलझा लिया। वैसे वो आपको मना क्यों कर रही थी? रीनी, कह रही थी आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस आदमी ने इतनी मुलाकातों के बाद भी नाम नहीं बताया, उस मिस्ट्री मैन का क्या भरोसा। मिस्ट्री मैन, नॉट बैड। कभी मिलवाइए अपने इस दोस्त कम सिस्टर से। रीनी, मिलवा दूंगी, पर सच में आप अपना नाम क्यों नहीं बताते? मैंने सोच रखा है, जिस दिन आप मेरे प्रपोजल को हाँ कर देंगी, उस दिन आपको अपना नाम बताऊंगा। रीनी, कौन सा प्रपोजल की बात कर रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और उसके बाद मैं आपको अपने बारे में सब बताऊंगा। न सिर्फ नाम बताऊंगा, बल्कि अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा। तब तक के लिए एक मिस्ट्री मैन पसंद आया ये नाम मुझे, और वैसे भी आप जो भी प्यार से बोले मुझे मंजूर है। आफ्टर ऑल पूरी दुनिया घूमने के बाद पहली ऐसी लड़की मिली जिससे दिल लगाने का मन किया मेरा। पहली ही नज़र में दिल चुरा लिया आपने। रीनी चेहरा घुमाकर मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पूरा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत सजा था, लेकिन पूरा खाली था। रीनी को हैरानी होती है। वो उसकी तरफ देखती है तो वो मुस्कुराकर उसे आगे चलने को कहता है। वहाँ सारे स्टाफ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो एक गिफ्ट पैकेट रीनी के आगे करता है। रीनी, इसमें क्या है? खास मेहमान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, खुद ही देख लीजिए। रीनी उसे खोलकर देखती है। डार्क मरून कलर का एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ शोल्डर गाउन और साथ में एक डायमंड नेकलेस था। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मैं चाहता हूँ आप ये पहनकर आएं, वो मुस्कुराकर बोला। रीनी पहले तो मना करती है, पर उसके जिद करने पर वो जाकर चेंज करती है। जब वो वापस आती है तो पूरे टेबल पर बहुत ही खूबसूरत से खाना सजा हुआ था और चारों ओर कैंडल्स की रोशनी थी। रोमांटिक गाने बज रहे थे। रीनी उस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और साथ ही इस डिम रोशनी में उसका चेहरा चांद के जैसा खिल रहा था। उसे देख वो उसके पास आया और एक फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाकर, ये आपके लिए। रीनी हैरानी से उसे देखती है और बुके पकड़ लेती है। हालांकि उसे समझ आ रहा था सब, मगर फिर भी अनजान बनते हुए उससे पूछा, ये सब क्या है मिस्ट्री मैन? वो हंस दिया और बोला, एक खूबसूरत परी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। फिर अपने घुटनों पर बैठ उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर, तो मिस रीनी रघुवंशी, आपको बताना चाह रहा था कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नाजीज को इस लायक समझे तो मेरे हाथों से अंगूठी पहनकर मुझ पर मेहरबानी कर दीजिए। वो अंगूठी का बॉक्स खोल उसके सामने कर देता है। जी मुस्कुराकर, तरीका तो बहुत अच्छा था आपका मिस्ट्री मैन, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इसका जवाब फिर कभी दूंगी। फिलहाल आप अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। रही इस रिंग की बात तो इसे मैं रख लेती हूँ। जब लगेगा मुझे कि आपके प्रपोजल का जवाब देना है,
तब आपको दे दूंगी, फिर आप मुझे पहना देना या वापस ले जाना। पहना तो मैं दूंगा, पर अगर आपकी ना हुई तो भी इसे अपने पास ही रख लीजिएगा, मेरी याद समझकर। वो खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, फिर कुर्सी खींचकर उसे बैठने को कहता है। रिनी बैठ जाती है। वेटर आकर उन्हें खाना सर्व करते हैं। कुछ देर बाद रिनी घर वापस आती है, पर आंसू उससे बात नहीं करती। रिनी उसे मनाने की हर कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनती। थक कर वो भी सो जाती है। अगले दिन प्रिया, आंसू और रिनी तीनों साथ बैठी शादी में डांस का रिहर्सल कर रही थी। तभी वहाँ एक नौकर आकर बताता है कि आंसू से मिलने कोई आया है। आंसू पूछती है कि कौन है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आंसू और प्रिया एक दूसरे को देखती हैं, फिर एकदम से झक कर भक्ति अंदर आती है तो वो तीनों एक दूसरे के गले लग गई। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगी। रिनी और साधना बस उन तीनों को देख रही थी। आंसू की नज़र उन पर पड़ी तो वो उन दोनों को भक्ति से मिलवाती है, साथ ही बाकी के घर वालों से भी। साधना उन सबको बैठने को कहती है और सबके लिए खाने को भिजवाती है। चारों बैठकर खाने लगती है। तभी प्रिया के फ़ोन पर रिंग होता है। वो नंबर देखकर माँ का फ़ोन। वो एक तरफ होकर फ़ोन पर बात करती है। हाँ माँ बोलिए। बेटा आज शाम को मिलने आ रहे हैं वो। प्रिया फिर से। माँ उस दिन इतना इंतज़ार करवाने के बाद भी नहीं आया। एक फ़ोन भी नहीं किया कि नहीं आ रहा या कोई काम पड़ गया और आप फिर से उससे मिलने की बात कर रही हैं। अपनी दोस्त को शॉपिंग के लिए छोड़कर आई थी मैं वहाँ, और उसने क्या किया, आया ही नहीं। ऐसा भी क्या है उसमें कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं उससे मिलने जाऊँ। बेटा तेरे मामा जी बता रहे थे वो आ ही रहा था मिलने, लेकिन किसी कारण नहीं आ पाया और फ़ोन इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसका फ़ोन बंद पड़ गया था। प्रिया अच्छा बहाना है माँ, मुझे नहीं मिलना उससे और मुझे अभी शादी भी नहीं करनी। बेटा शादी करने कौन बोल रहा है, मिल ले, पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो मना कर देंगे। तेरे मामा की बात का भी मान रख लेंगे। एक बार फिर से मिल ले, आज कोई नहीं है साथ में, तू अकेले मिल आ। जगह और उसका नंबर तेरे फ़ोन पर भेज दिया है। प्रिया ठीक है, ये लास्ट टाइम, आज के बाद मैं नहीं मिलूँगी किसी से। वो फ़ोन कट कर देती है और सबके पास आकर बैठती है। सब उससे पूछते हैं, प्रिया अरे माँ का फ़ोन था, किसी को पसंद किया है मेरे लिए, कह रही हैं मिल लेने के लिए। ओह तो दूल्हा ढूंढा जा रहा है। सब उसे चिढ़ाते हुए बोले। प्रिया आंसू की तरफ देखती है, फिर मुस्कुराकर, दूल्हा नहीं बल्कि बाली का बकरा। आंसू तेज तेज हंस देती है। सब उसे अजीब नज़र से देखते हैं, पर प्रिया भी हंस देती है। एपिसोड 13। प्रिया के मुंह से सुन सब हैरानी से उसे देख रहे थे, सिवाय आंसू के। रिनी क्या मतलब? प्रिया मतलब बहुत लंबी कहानी है। भक्ति हाँ तो सुना ना, हमें पास करने को बहुत टाइम है। आंसू मैं बताती हूँ। लास्ट टाइम ना आंटी ने एक लड़के को मिलने बोला था, इसे शिमला में। हम दोनों मिलने गए थे। हम वहाँ पहुँचे तभी किसी ने मैडम को टक्कर मार दी। हालांकि गलती मैडम की थी, मगर फिर भी इन्होंने उसकी बैंड बजा दी, न सिर्फ हाथों से बल्कि अपनी महान जबान से भी। और संजोग से जिसने मिलने हम गए थे वो जनाब भी वहाँ मौजूद थे। जब उनको पता चला कि प्रिया ही वो लड़की है जिसे वो शादी के लिए मिलने आए थे, तो जनाब ये कहकर निकल गए कि उन्हें बलि का बकरा बनने का शौक नहीं है। ये सुन सब हंसने लगे। प्रिया अच्छा आंसू तू चल ना साथ में। आंसू तू जानती है ना मैं नहीं जा सकती, दादू की इजाज़त नहीं है। ऐसा कर तू भक्ति को ले जा, इसी बहाने वो शहर भी घूम लेगी। प्रिया ओके ये भी ठीक है। रिनी अच्छा आंसू मुझे भी तुझे कुछ बताना है। आंसू क्या? रिनी आंसू को रात वाली पूरी बात बता देती है। आंसू अपना सर पीटकर, हे भगवान तू सच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसका नाम तक नहीं जानती और उसके साथ डेट पर जाती है। वो तुझे प्रपोज करता है, गिफ्ट देता है और तू खुश हो रही है। ऐसा करती
ना शादी ही कर आती। रीनी, अरे इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैंने हाँ थोड़े कहा है, और शादी तो मैं करूँगी पर घर वालों की इजाज़त लेकर, बाकायदा वो रिश्ता लेकर आएगा तब। आंसू, ओह, और तुझे लगता है वो ऐसा करेगा? रीनी, बिल्कुल, उसकी आंखों में दिखता है कि वो मुझे कितना प्यार करता है। आंसू, ओह गॉड, कोई मार डालो मुझे। इस लड़की के अंदर दिमाग है या नहीं? बताओ जरा, उसके बारे में कुछ जानती नहीं, कभी बताया नहीं उसने, और ये अपनी पूरी जन्म कुंडली से बता चुकी है। ऊपर से उस अजनबी के साथ शादी के सपने देख रही है। आई टोल्ड यू रीनी, वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा है। ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। भक्ति एक बार फंस चुकी है ऐसे लोगों की जाल में। प्रिया, हाँ रीनी, उस लड़के ने अपने मतलब के लिए भक्ति की भावनाओं का यूज किया। अगर आंसू ना होती तो पता नहीं क्या होता। आंसू, वही थी इसलिए मदद कर पाई, क्योंकि सार्थक भाई का सपोर्ट रहता था मुझे। मगर यहाँ तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ तो घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है मुझे। रीनी चिढ़कर, ओहो, तुम लोग बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। हाँ माना मैं उससे लाई करती हूँ, पर उसे आज तक टच भी नहीं करने दिया, और उसने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। रही बात मुझे ब्लैकमेल करने की, तो मैं उसे ऐसा मौका कभी नहीं दूंगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके इरादे ऐसे हैं। वो सच में मुझे पसंद करता है। उसने अपने बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसने सोच रखा है जब मैं हाँ कहूँगी तब वो मुझे सब बताएगा। आंसू खींचकर, तेरा कुछ नहीं हो सकता इडियट। उन दोनों को उलझते देख भक्ति, रिलैक्स, क्या कर रही हो तुम दोनों? अगर घर में किसी ने सुन लिया तो? रीनी, मेरी मानो तो एक काम करो, उसे शादी में इनवाइट कर लो और सबसे मिलवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, आई थिंक ये सही रहेगा। रीनी, ठीक है, मैं उसे आने को कहती हूँ, और सबसे पहले आंसू को मिलवाऊंगी उससे। आंसू टेढ़ा मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम के समय भक्ति के साथ प्रिया एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है। वह दोनों एक जगह बैठकर इंतजार करने लगी। भक्ति, कैसा है वो? कोई तस्वीर है उसकी? प्रिया, नहीं यार, माँ ने कहा वो यहाँ आकर फ़ोन करेगा। भक्ति, यार ये भी माजरा है, देख ध्यान से, कहीं इन लोगों में से कोई तो नहीं। प्रिया, शट अप भक्ति, एक तो माँ ने यहाँ फंसा दिया, ऊपर से तू मत पका। भक्ति हंस देती है। कुछ देर बाद भक्ति, अरे यार, ये तेरा मिस्टर इंडिया कब आएगा? या फिर वो सच का मिस्टर इंडिया तो नहीं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? प्रिया, ये मजाक था, बहुत बकवास मजाक था। इतना बोल वो किसी को फ़ोन मिलाती है। 2-3 रिंग में ही दूसरी तरफ से कोई फ़ोन आंसर करता है, मगर प्रिया को आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, तो वो उठकर बाहर की तरफ आई कि किसी से टकरा जाती है। उसका फ़ोन हाथ से गिरते रह जाता है। वो चिढ़कर, अंधे हो? एक्सक्यूज मी मिस, देखकर आप नहीं चल रही थी, गलती आपकी है। दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, तो दोनों एक साथ बोल पड़े। सत्या मुस्कुराकर, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। खुद की गलती पर दूसरों को सुनाने का महान काम आप ही कर सकती हैं। प्रिया, ए मिस्टर, तुम जैसों की नस नस पहचानती हूँ मैं। जानबूझकर लड़कियों से टकराते हो ताकि जान पहचान का मौका मिल जाए। सत्या, लगता है लड़कों पर पीएचडी कर रखी है आपने, तभी इतने अच्छे से जानती है। प्रिया, इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास, और तुम जैसों को जानकर अपना दिमाग खराब नहीं करना मुझे। सबके सब एक जैसे होते हैं, जिन्हें बस लड़कियों को छूने का मौका चाहिए। सत्या, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए मैडम, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ मेरी तरह शरीफ भी होते हैं, जो इतना सब सुनकर भी चुप रह जाते हैं। प्रिया, देखो मिस्टर, अपना ज्ञान न अपने पास रखो। इस वक्त हमारा मूड नहीं है तुमसे उलझने का, तो तुम अपना रास्ता नापो। सत्या, अजीब बदतमीज लड़की हैं आप। मैं इतने सलीके से आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस तरह बात कर रही हैं। प्रिया उसे घूरकर देखती है, फिर बड़बड़ाते हुए वापस भक्ति के पास चली जाती है। पता नहीं कैसी पनौती है वो इंसान। उस दिन भी जब उससे मिलने जा रहे थे तब इससे टकरा गए, और आज भी। मूड तो पहले से खराब था, रही सही कसर इसने पूरी कर दी।
सत्या भी उसे इग्नोर कर एक जगह देखकर बैठ जाता है और अपनी घड़ी देखने लगा। इधर भक्ति दिव्या को शांत करवाती है और उसे फिर फ़ोन करने को बोली, पर वो नहीं करती। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो नंबर देखकर उसका आईफोन है। भक्ति तो बात कर, पूछ कहाँ है। प्रिया फ़ोन पिक करके, हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? वहीं जहाँ आपने मिलने को बोला था। आधे घंटे से बैठी हूँ, आज भी नहीं आने वाले क्या? देखिए आपने नहीं मिलना तो सीधे से मना कर दीजिए। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं आपसे मिलने में, लेकिन इस तरीके से बुलाकर परेशान मत कीजिए। देखिए आई एम सॉरी, किसी काम में फंस गया था तो थोड़ी देर हो गई। अभी मैं आ चुका हूँ। आप बताएं, आप कहाँ हैं? आप रेस्टोरेंट में हैं। कहाँ? कहीं ठीक दिख नहीं रहे। प्रिया इधर उधर देखते हुए बोलती है, आप अपनी जगह पर खड़ी होइए, मैं भी होता हूँ। प्रिया ओके। वो फ़ोन पर बात करते हुए उठकर खड़ी होती है और चारों ओर देखती है। अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। थोड़ी ही दूर खड़ा सत्या हैरानी से उसे ही देख रहा था। नो वे। प्रिया हैरानी से बोलती है। सत्या उसकी ओर आते हुए फ़ोन पर हेलो बोलता है। प्रिया के हाथ से फ़ोन ऑलमोस्ट छूट चुका था। सत्या उसके पास आकर, प्रिया राइट? प्रिया अपनी आंखें बड़ी करके, सत्या अपनी आंखें बंद कर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर, ओ गॉड सच ए स्मॉल वर्ड। प्रिया एक नज़र उसे देखती है, फिर अपना बैग उठाकर भक्ति से, चल भक्ति, खामखा टाइम वेस्ट किया हमने। सत्या ये सुन हैरानी से उसे देखता है और भक्ति के साथ आगे बढ़ जाता है। सत्या एक्सक्यूज मी, जब टाइम वेस्ट कर ही लिया है तो बैठकर एक कप कॉफ़ी पी ही लेते हैं। मेरी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। प्रिया सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सत्या ओके, हाँ लेकिन अपनी मॉम से कह दीजिएगा कि आप मुझे पसंद है। प्रिया रुककर उसकी तरफ हैरानी से देखती है। सत्या मुस्कुरा देता है। प्रिया अभी अभी कोई मुझे तमीज़ का ज्ञान दे रहा था और अभी अचानक से उसी इंसान को एक बदतमीज़ लड़की पसंद आ गई। सत्या आपको तेवर पसंद आया मुझे, आपका तेवर पसंद आया मुझे। वो बात सुनी है ना आपने, अपोजिट अट्रैक्शन, वैसा ही कुछ। आप कटुभाषी और मैं मृदुभाषी। तीखे और मीठे का बैलेंस अच्छी रहेगी जिंदगी में। रही तमीज़ की बात तो वो मैं सिखा दूंगा। प्रिया थैंक बट नो थैंक। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ और मुझे आप में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। सत्या उसके पास आकर, इतनी भी क्या जल्दी है, 2-4 मुलाकातें कर लेते हैं फिर दिलचस्पी भी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, पहली बार कोई लड़की पसंद आई मुझे तो आपके हाथों में मेहंदी तो मेरे नाम की ही लगेगी, गारंटी देता हूँ। वो उसे देख मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, फिर रुककर, प्रिया वेट्स सत्या साउंड क्यूट। इतना बोल वो बाहर चला जाता है। प्रिया उसे हैरानी से घूर रही थी। भक्ति वाह प्रिया, कितना डिसेंट और कितना कूल भी, लुक भी कितना अच्छा। मैं तो इम्प्रेस हो गई बंदे के एटीट्यूड से। मेरी बात तो तू हाँ कर दे मान के। प्रिया उसे घूरकर देखते हुए सटा। वो आगे बढ़ गई, भक्ति उसके पीछे जाते हुए, तू और आंसू दोनों एक जैसे हो। प्रिया कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर रघुवंशी हाउस में शादी की सब रस्में पूरी कर वहाँ से बारात रवाना हुई। जगत राज के कहे अनुसार शादी सिर्फ कुछ खास लोगों के बीच ही संपन्न होनी थी, तो किसी भी बाहर वाले को एंट्री नहीं थी। मीडिया को भी दूर ही रखा गया था। जगत राज जी ने शादी के बाद सब लोगों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। सभी लोगों को उसमें शामिल होने का निमंत्रण था। इधर अश्विन बैठा अपने लैपटॉप में कुछ तस्वीरें देख रहा था, सार्थक की शादी से रिलेटेड, जो अभी अभी उसे मिली थी। तभी उसके फ़ोन पर रिंग होता है। वो नंबर देख फ़ोन पिक करके, वेरी गुड जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड। बहन जैसी दोस्त, वेरी गुड, भरोसा। अश्विन को अपने अलावा सिर्फ तुम पर भरोसा है, इसीलिए तो ये काम तुम्हें सौंपा। ध्यान रहे किसी को तुम्हारी असलियत पता न चले, पूरी नज़र बनाए रखना। और हाँ, आज जल्द घर आना, मिलना है। इतना कहा वो फ़ोन कट कर देता है। फिर पिक्चर्स देखते हुए, बहन जैसी दोस्त। तो मिस रघुवंशी, फाइनली तुम्हारी वेकेशन
मेरे हाथ लग ही गए। अब तुम्हें मिस रघुवंशी से मिसेज चौहान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ सत्या आता है। अश्विन अपनी लैपटॉप बंद कर देता है। दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर अश्विन, रघुवंशियों की पार्टी कब है? सत्या, परसों। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? पूरे शहर को इनवाइट मिला है सिवाय हमारे। अश्विन टेढ़ा मुस्कुराता, हाँ तो दामाद को इनविटेशन की क्या जरूरत? तुम तैयार रहना, हम जा रहे हैं। एक बार अपने ससुराल वालों को बधाई देना तो बनता है। सत्या, अश्विन, मुझे न तेरी बातें कई बार समझ में नहीं आती। देख, मैं फिर कह रहा हूँ, बेशक दुश्मनी निभा, पर उसमें उस मासूम लड़की को क्यों बीच में ला रहा है? अश्विन गुस्से से, वो और मासूम? रघुवंशियों को मासूम कहना मासूम वर्ड को गाली है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख और चलने के लिए तैयारी कर। सत्या, कैसे जाएगा? बिना इनविटेशन के वहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी। अश्विन, वो मैं संभाल लूँगा। हमें एंट्री भी मिलेगी और स्पेशल अटेंशन भी। पार्टी वाले दिन पार्टी की बड़ी भव्य तरीके हुई थी। शहर के सभी नामी लोग उसमें शामिल थे। हर चीज़ की व्यवस्था देख रघुवंशियों की शान झलक रही थी। रघुवीर जी, किशोर जी सब मेहमानों के स्वागत में लगे थे। वहीं गल गए अपनी तैयारियों में मेहमानों का आना शुरू हो गया था तो जगतराज जी आशा जी से सार्थक और रुचिका को लेकर आने को कहते हैं। आशा जी और साधना उन दोनों को लेकर आते हैं। दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे थे। सब लोग उनसे मिल मुबारकबाद दे रहे थे, फोटो से क्लिक करवा रहे थे। तभी जगतराज जी की नज़र अश्विन पर पड़ी जो कुछ लोगों के साथ आ रहा था। रघुवीर जी ये देख गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जगतराज जी उन्हें रोकते हुए, रघुवीर शांत रहिए, बहुत चालाक इंसान है, रस्तोगी के साथ आया है, जानता है उसके सामने हम कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर यहाँ मीडिया भी है, वो जानबूझकर उकसाएगा ताकि हम कोई गलती करें और सबको बातें बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए शांत रहिए और ये ध्यान रखिए कि आंसू पर किसी की नज़र ना पड़े। रघुवीर जी इतना बोल वो साधना के पास जाकर आंसू के बारे में पूछते हैं। वो बताती हैं कि वो सब अपने डांस के लिए रेडी हो रहे हैं। रघुवीर जी उसको यहाँ न आने देने को कहकर वापस जगतराज जी के पास आते हैं। जगतराज जी मुस्कुराकर, आइए आइए रस्तोगी साहब, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। रस्तोगी, ऐसे कैसे नहीं आते जगतराज जी, आज की पार्टी इतने पुराने मेंबर्स हैं और इस बार तो आपके सुपुत्र भी उतर रहे हैं मैदान में। अभी तो हमारा साथ बहुत दूर तक चलेगा। जगतराज जी बिल्कुल। रस्तोगी, इनसे मिलिए अश्विन चौहान, हमारे पार्टी फंड में इस साल इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये मिलने आए थे हमसे तो हम साथ ले आए यहाँ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जगतराज जी, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके मेहमान हमारे मेहमान। किशोर, मेहमानों को बिठाइए। किशोर जी पिताजी। सब लोग किशोर जी के साथ आगे बढ़ गए। अश्विन वहीं रुककर, कैसे हो जगतराज रघुवंशी? जगतराज जी झूठा मुस्कुराकर धीरे से, हमारी उम्र पर मत जाना बरखुरदार, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी जान है कि तुम्हें मार दे सके। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। अश्विन सोचने से याद आया, मेरी होने वाली धर्मपत्नी यानी तुम्हारी लाडली पोती कहीं नजर नहीं आ रही? ससुर जी, कहाँ है आपकी बेटी, मिलवाएंगे नहीं? रघुवीर जी ये सुन गुस्से से उसकी ओर देखते हैं। जगतराज जी उन्हें रोकते हुए, जूते की जगह पाँव में ही होती है रघुवीर, चाहे वो सोने की ही क्यों न हो, उन्हें सर पर नहीं सजाया जाता। तो आज इसके मुँह न लगे, इसकी इतनी औकात नहीं। और बरखुरदार, आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना, बाद में बचा खाना कुत्तों को डालना ही था, बाद में न सही पहले ही सही। अश्विन टेढ़ा मुस्कुराकर, एक बात फिर याद दिला देता हूँ, यही गली का बदनाम कुत्ता तेरे घर का दामाद बनेगा। एक और बात जगतराज, तू चाहे लाख कोशिश कर ले पर ये होके रहेगा। उसे मैं तेरे सामने से लेकर जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। जगतराज जी, खुशफहमी बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन बरखुरदार एक बात याद रखना, इस खेल के हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। अश्विन,
होंगे तुम पुराने खिलाड़ी, पर बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी एक दिन मात जरूर खाता है। अश्विन चौहान ने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना उसने तुझे पढ़ा है, तो वो तेरी सोच से हमेशा 4 कदम आगे ही रहेगा। याद रखना, और खुला चैलेंज है, रोक सकता है तो रोक ले मेरे कदमों को जो तेरी बर्बादी की ओर बढ़ चुके हैं। तेरी कमर जो कमजोर कर ही चुका हूँ, अब बाकी है तेरे इस घमंडी सर को झुकाने की। इतना बोल वो सबके साथ शामिल हो जाता है। रघुवीर जी, पिताजी, आप इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? बाहर निकलवाइए इसे। जगतराज जी, शांत रघुवीर, वो इंसान कभी नहीं जीतता जो हवाओं का रुख न पहचाने। वो यही चाहता है कि हम अपना संयम खो दे। उसे छोड़िए, आप आंसू को रोकिए। रघुवीर जी, जी मैंने साधना बहू से कह दिया है। रीनी भागते हुए आंसू के पास आती है और उससे कहती है, आंसू, मैंने कहा था ना वो आएगा। वो आया है, चल मैं मिलवाती हूँ तुझे। आंसू, नहीं रीनी, मैं वहाँ नहीं जा सकती, दादू ने मना किया है। रीनी, 2 मिनट के लिए चल, बस मिलकर चली आना। आंसू, नहीं, मैं नहीं आ सकती। प्रिया, क्यों परेशान कर रही हो? बेचारी पहले से दुखी है कि इतने मन से इसने सार्थक भाई और भाभी के लिए डांस प्रेयर किया था, और अब ये वहाँ जा भी नहीं सकती। सब वहाँ डांस करेंगे और ये यहाँ बैठी रहेगी। रीनी, अरे यार, ये दादू को भी पता नहीं क्या परेशानी है, इसे कैद करके रखा है और ये भी उसकी हर बात मानती है। अच्छा ठीक है, मत जाना, पर बस एक बार दूर से ही देख ले, प्लीज़ प्लीज़। आंसू मुस्कुराकर उसके साथ आती है। रीनी पर्दे को हटाकर एक और इशारा करके वो वहाँ बैठा है। आंसू देखते हुए, कहाँ? वहाँ तो इतने सारे लोग हैं। रीनी उस ओर देखकर, अरे वो वहाँ ब्लैक, अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था। वो चारों ओर देखती है, फिर मायूस होकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आंसू वापस आते हुए, ऑब्वियसली मिस्टर इंडिया है तो गायब तो होगा ही। वो हंसने लगती है। रीनी, उड़ा ले मजाक, पर देखना जब मिलेगी उससे तब तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आंसू, ओके, बता देना, मैं अपनी आंखें फाड़ने को तैयार रहूंगी पहले से। वो दोनों सबके बीच पहुंचती हैं। साधना भी वहां आती है। वो आंसू के गाल पर थपथपाकर, मन छोटा मत कर, अब तो रुचिका घर में ही रहेगी, फिर कर लेना जितनी मस्ती। आंसू मुस्कुरा देती है। रीनी, पर भाभी माँ, आज का दिन फिर लौट कर आएगा क्या? प्रिया, हे, मेरे पास एक आइडिया है। सब उसकी ओर देखकर, क्या? प्रिया, दादाजी यही चाहते हैं ना कि किसी को आंसू के बारे में पता न चले या कोई उसे न देखे। हाँ, लेकिन आइडिया क्या है बताओ? प्रिया, जो डांस आयु अकेले करने वाली थी वो हम चारों मिलकर करेंगे, अपना चेहरा छुपाकर। मेरा मतलब घूंघट में, पर किसी को क्या पता चलेगा कि आंसू कौन और प्रिया कौन? घूंघट में, सब चौंक कर। प्रिया, हाँ, क्योंकि गाना वैसा ही है, सबको उसका आइडिया सही लगता है। सब तैयार हो जाते हैं। साधना बाहर आती है, तभी अनाउंस होता है, अब एक स्पेशल परफॉर्मेंस स्पेशली फॉर न्यूली वेड्स कपल, जिसे प्रेजेंट कर रही हैं दूल्हे की बहनें, जो अपनी भाभी के दिल का हाल बयान कर रही हैं। ये सुन सब उस ओर देखती हैं। अश्विन की नज़र डांस फ्लोर पर टिक जाती है, वहीं जगतराज जी की नज़र अश्विन पर। गाना प्ले होता है। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। चारों लड़कियां घूंघट ओढ़े वहां आई और डांस करने लगी। अश्विन टेढ़ा मुस्कुराकर, इम्प्रेसिव। जगतराज जी के चेहरे पर भी तसल्ली के भाव आते हैं। वो सब डांस कर रहे थे। आंसू और प्रिया सार्थक और रुचिका को भी खींचकर ले आते हैं, फिर आदर्श और साधना को भी। सब डांस कर रहे थे। कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। फिर आंसू और रीनी आशा जी और किशोर जी को भी ले आकर आते हैं। सब डांस करने लगे। आंसू को हल्का धक्का लग जाता है। वो खुद को संभालते हुए पीछे हटती है कि अश्विन से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले अश्विन उसे संभाल लेता है। आंसू का घूंघट हट जाता है, पर वो तुरंत उसे सही कर खुद को संभाल कर सीधी खड़ी हो जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। मगर अश्विन ने उसकी हल्की झलक देख ली थी। एपिसोड 14।
अश्विन बैठा हुआ सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन पिक कर बात करता है। अश्विन, वेरी गुड, सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आई होप वहाँ जाना हमारे फायदे में होगा। अश्विन टेढ़ा मुस्कुराकर, जगत राज के चेहरे पर जो बेचैनी मुझे देख रही है वो मेरी आगामी जीत का शंखनाद है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आई एम ऑलवेज विद यू। मुझे यकीन है आप बहुत जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। अश्विन, जगतराज का घमंडी सर झुकते देखना है मुझे, उसका गुरु तोड़ना है मुझे, और वो कैसे होगा वो तुम मुझ पर छोड़ो। तुम सिर्फ उतना करो जितना तुमसे कहा है। ओके, जैसा आप कहें। अश्विन, हम अपनी मंजिल की बहुत करीब हैं। कुछ कदम और फिर जीत हमारी होगी और उन रघुवंशियों को मात मिलेगी कि कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये मुबारकबाद उस दिन के लिए संभाल कर रखो जिस दिन उनकी रानी मेरे कजे में होगी। अभी तो कुछ यादों से खेल रहे हैं। अश्विन फ़ोन कट कर फिर अपने फ़ोन में एक पिक्चर देखते हुए मिस्ट्री में, नॉट बैड मिस रघुवंशी, बहुत जल्द आपकी और मेरी ऑफिशियल मुलाकात होगी। बस इंतज़ार है जगतराज के एक गलत कदम का। इधर रुचिका के आने से घर की रौनक और बढ़ गई थी। भक्ति वापस जा चुकी थी और प्रिया बीच बीच में आती रहती। इन सबके बीच आंसू बहुत खुश थी। वहीं रीनी को इस बीच बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाया था, तो वो थोड़ी उदास थी। बीच बीच में चोरी छिपे फ़ोन पर बात कर लेती थी, मगर न मिल पाने का अफसोस था मन में। वो किसी तरह मौका तलाश रही थी। एक दिन डिनर टेबल पर जगतराज जी सबको बताते हैं कि उनकी जान पहचान का एक लड़का है जिसे उन्होंने आंसू के लिए चुना है, और वो अपने परिवार के साथ अगले दिन उससे मिलने आ रहे हैं। ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आता कि क्या बोले। सबकी ओर देखते हुए सार्थक बोल पड़ा, दादाजी, आप आंसू की शादी करवाना चाहते हैं, वो भी इतनी जल्दी? जगतराज जी, आपको कोई दिक्कत है? मालूम था हमें इस घर में हमारी बात पर सवाल उठाने वाले केवल आप हैं। सार्थक, सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आंसू की शादी इतनी जल्दी क्यों? आपको एक तो बचपन से आपने उसे हम सबसे दूर रखा, और जब उसके साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला तो आप उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं। आदर्श, माफ़ कीजिएगा दादाजी, मगर आज मैं सार्थक के साथ हूँ। आंसू की शादी इतनी जल्दी नहीं। जगतराज जी उठते हुए, आज पहली बार इस घर में हमारे किसी फैसले पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे कीजिए। इतना बोल वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख रघुवीर जी आदर्श और सार्थक को डांटते हैं और खाना लेकर जगतराज जी के कमरे में चले जाते हैं। जगतराज जी अपनी कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठे थे। रघुवीर जी खाने की प्लेट टेबल पर रखकर, पिताजी खाना खा लीजिए। जगतराज जी, रघुवीर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपकी बेटी की ज़िंदगी का फैसला हम कर रहे हैं, तो आपको हक है हमसे सवाल करने का। रघुवीर जी, मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं किया है पिताजी। आपने जो कहा करता गया और आगे भी करता रहूँगा। आंसू मेरी बेटी है, पर वो आपकी भी पोती है, तो जो आप सोचेंगे उसके भले के लिए सोचेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं सार्थक की बात मेरे दिल में आई। अभी तो आई है और अभी उसकी शादी इतनी जल्दी, अभी तो जी भर देखा भी नहीं उसे। तो देख लीजिए जी भर का रघुवीर। रघुवीर जी उनकी ओर देखते हैं। जगतराज जी उन्हें अपने पास आकर बैठने को कहते हैं, तो वो जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। जगतराज जी, हम आपकी बात समझते हैं रघुवीर, पर आपने उस दिन देखा ना, हमें लगा था वक्त के साथ उसकी ये जिद कमज़ोर पड़ चुकी होगी, मगर नहीं, आज भी उसकी आंखों में वो ही जुनून देखा हमने जो 10 साल पहले देखा था। अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा बचाने को हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज भी हम उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इसीलिए जो फैसला हमने लिया है वो सबके हित में है। रघुवीर जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, पर क्या इतनी जल्दबाजी सही है? जगतराज जी, रघुवीर, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं। सब हमारा देखा हुआ है। लड़का विदेश में सेटल है, परिवार भी हमारे बराबर का है।
आंसू खुश रहेगी। विदेश इतनी दूर। रघुवीर जी की आंखें नम हो चुकी थी। जगत राज जी उसके कंधे पर हाथ रखकर, रघुवीर, हमने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। जानते हैं आंसू का इतनी दूर जाना आपको तकलीफ दे रहा है, पर ये ही सही है, हमारा यकीन कीजिए। रघुवीर जी, जी पिताजी, आपको जो सही लगे कीजिए। मैंने आज तक आपके फैसले को माना है और आज भी मानूंगा। इतना बोल वो कमरे में चले गए। जगत राज जी, जानते हैं रघुवीर, तुम्हें दुखी हो रहा है, मगर हम किसी भी कीमत पर अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देंगे, चाहे बात किसी की भी हो। वो इसी ताक में है, लेकिन हम किसी को एक मौका भी नहीं देंगे कि वो हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सके। रघुवीर जी कमरे से निकल अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। आयत उन्हें देखकर उन्हें आवाज देती है। आंसू की आवाज सुन रघुवीर जी अपनी आंखों की नमी साफ करते हैं और उसकी ओर देखते हैं। आंसू उनके पास आकर, दादू ने खाना खा लिया रघुवीर जी, उन्होंने कहा बाद में खा लेंगे। आंसू, अच्छी बात है, फिर आप भी चलकर खा लीजिए। रघुवीर जी, मैंने खा लिया था और भूख नहीं है। आंसू, मगर मुझे भूख लगी है, मेरे साथ बैठ जाइए। चलिए ना पापा, पता नहीं कब मौका मिले। उसकी बात सुन रघुवीर जी भावुक हो जाते हैं, पर भावना अंदर ही दबाकर ठीक है चलो। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। रघुवीर जी आंसू को अपने सीने से लगा लेते हैं। आंसू की आग छलक आती है, वो उनके सीने से लगी। इतनी देर लगा दी पापा मुझे गले लगाने में, बचपन से तरस रहे थे इसके लिए। माँ के बाद मैंने आप में ही दोनों देखा, मगर कभी आपके पास समय नहीं था मेरे लिए। रघुवीर जी उसके सर को चूमकर, माफ कर दीजिएगा बेटा, कभी आपको दिखा ही नहीं पाया कि कितना प्यार करता हूँ आपसे, मगर आज बहुत खल रहा है मुझे कि बहुत वक्त गवा दिया मैंने। दोनों की आंखें नम थी। आदर्श ये देख अपनी आंखों की नमी साफ कर वापस कमरे में चला गया। वो इस वक्त उनके बीच नहीं आना चाहता था। अगले दिन सुबह से घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी हो रही थी। रघुवीर जी के कहने के बाद किसी ने कुछ बोला ना सही नहीं समझा, और फिर आंसू को भी कोई परेशानी नहीं थी। रुचिका और रेनी आंसू को तैयार कर रही थी। तभी नौकर आकर रुचिका से कहता है, छोटी भाभी, आपको बड़ी भाभी बुला रही हैं, मेहमान आ गए हैं। रुचिका बाहर आती है। सार्थक गुस्से के कारण ऑफिस में ही रुक गया था। किशोर जी और आदर्श उन्हें अंदर लेकर आते हैं। जगत राज जी सबका परिचय करवाते हैं, फिर सबको बैठने बोलते हैं। रघुवीर जी और बाकी सब भी सबके साथ आकर बैठते हैं। जगत राज जी उनसे बातें कर रहे थे। साधना और आशा आकर सबको नाश्ता परोसती हैं। सब नाश्ता करते हैं, फिर लड़की को देखने को कहते हैं। साधना जब रुचिका के पास आती है तो रुचिका उससे पूछने लगी कि लड़का कैसा है। उसका चेहरा दूसरी ओर है तो वो ठीक से देख नहीं पाई। साधना ने कहा, देखने में तो ठीक ही है, बाकी स्वभाव कैसा है ये तो मिलकर पता चलेगा, और उसकी इजाज़त तो दादाजी हमें देंगे नहीं, तो बेहतर है हम खाना खाने का इंतजाम देखें। रुचिका मुंह बनाकर, सार्थक जी ने सही नाम रखा है दादाजी का, हिटलर। साधना हंस देती है। तभी जगत राज जी साधना को आवाज देकर आंसू को लेकर आने को बोलते हैं। रुचिका ये सुनकर, भाभी आंसू के साथ मैं जाऊं? आप तो देख आई ना, मैं भी जाकर देख लूं। साधना मुस्कुरा देती है तो रुचिका खुश होकर आंसू के कमरे में चली जाती है। एपिसोड 15। रुचिका आंसू को लेकर आती है। जगत राज जी उन्हें देखकर, लीजिए आ गई हमारी पोती। सब उस ओर देखते हैं। लेमर कलर की लॉन्ग सूट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। सबकी नजर उस पर ही टिकी थी। जगत राज जी उसे अपने पास आकर बैठने को बोलते हैं। आंसू उनके पास जाकर बैठ जाती है और रुचिका उसके पास ही खड़ी हो जाती है। जगत राज जी, आंसू बेटा, ये विजय जी हैं और ये उनकी पत्नी पूनम जी और ये उनका बेटा राजीव। आयत उससे भी मुस्कुराकर नमस्ते करती है। वो भी जवाब में नमस्ते करता है। जगत राज जी, ये है हमारी लाडली पोती, अगर आप लोगों को कुछ जानना हो तो पूछ सकते हैं। विजय जी, हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि ये आपकी पोती है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने मेरे बेटे को अपनी पोती के काबिल समझा। हमें कुछ नहीं जानना। वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं।
पूनम जी, बिल्कुल, आपकी पोती तो चांद का टुकड़ा है। जिस घर में जाएंगे घर के भाग्य खुल जाएंगे। रुचिका आंसू के कान में, आंसू, तुम दुल्हे राजा पसंद आए आपको? उनकी तो नज़र नहीं हट रही आपसे। आंसू कोई जवाब नहीं देती। सब बातें कर रहे थे। राजीव अपने पिता से कुछ कहता है तो वो मुस्कुराकर, रघुवीर जी, अगर आपको सही लगे तो बच्चे आपस में बात कर लें। रघुवीर जी आंसू की तरफ देखकर, जी हमें कोई परेशानी नहीं। जगतराज जी, ठीक है फिर चलिए हम लोग थोड़ा टहल आते हैं। वो सब लोग उठकर आगे बढ़ गए। आदर्श साधना को इशारा करता है तो वो उससे आंखों से आश्वस्त करती है। इधर सबके जाते ही रीनी भागकर वहाँ आती है और राजीव को अपना परिचय देती है। राजीव मुस्कुरा देता है। आशा जी भी वहाँ आती हैं और राजीव से उसके बारे में पूछती हैं। वो सबकी बातों को जवाब दे रहा था पर अनकंफर्टेबल हो रहा था। साधना वहाँ आकर, अरे बस भी कीजिए आप सब, इन दोनों को भी बात करने दीजिए। रीनी, आप जाकर चाय ले आइए। रीनी चली जाती है। साधना रुचिका को भी इशारा करती है। साधना मुस्कुराकर उन दोनों को देखती है, फिर आंसू के कंधे पर हाथ रख वहाँ से चली गई। आंसू चुपचाप बैठी थी और राजीव उसे चुपचाप देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे। आपको कुछ पूछना है? आंसू ने चुप्पी तोड़ी। जी नहीं, आपके बारे में सब पहले से पता है, बस देखना था सो देख लिया। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हैं, राजीव ने कहा। आंसू उसकी तरफ देख हल्के से मुस्कुराकर, जी नहीं, मुझे भी कुछ नहीं जानना। शुक्र है आप बोली तो, वरना मुझे शक होने लगा था कि कहीं आप गूंगी तो नहीं है। आंसू हल्के से मुस्कुरा देती है। घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है और आप मुझे भी पसंद है। आंसू फिर कुछ नहीं बोलती। आपने एक बार भी ठीक से मेरी तरफ नहीं देखा और कुछ कहा भी नहीं, मतलब आपको मैं पसंद नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? राजीव मुस्कुराकर, मतलब पसंद हूँ। मैंने ऐसा भी कब कहा? मैं कुछ समझा नहीं। राजीव ने हैरानी से पूछा। आंसू उसकी तरफ देखकर, किसी को जानने में उम्र गुजर जाती है तो फिर एक पल में किसी के बारे में कोई फैसला कैसे किया जा सकता है? राजीव, अगर आप चाहें तो एक दो बार हम मिलें और तब आप हमारे बारे में जान सकती हैं। आंसू कुछ बोल पाती उससे पहले ही सब लोग वहाँ आ जाते हैं। जगतराज जी साधना से आंसू को ले जाने को कहते हैं। साधना आकर उसे ले गई। सब आपस में बात करते हैं और राजीव की रजामंदी जान सब बातें तय करने लगे। फिर राजीव और उसकी फैमिली वहाँ से चली गई। राजीव को वापस जाना था और जगतराज जी ये शादी जल्द करवाना चाह रहे थे तो 10 दिन बाद सगाई और 1 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इस बात से जगतराज जी के अलावा घर में कोई खुश नहीं था, मगर कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। आंसू ने तो सब एक्सेप्ट कर लिया था। दिन गुजर रहे थे। सगाई को 3 दिन बचे थे। जगतराज जी ने सबको बताया। राजीव के पिता का फोन आया था। वो आंसू के लिए उसकी पसंद की अंगूठी लेना चाहते हैं। राजीव आ रहे हैं तो आंसू उसके साथ चली जाए और साधना भी उसके साथ जाए। अगले दिन शाम को राजीव आता है तो सब उसे नाश्ता करने बोलते हैं। वो मना करता है पर कोई नहीं सुनता। नाश्ता के बाद वो आंसू से चलने को बोलता है तो साधना भी साथ आती है। राजीव ये देख हैरान हो जाता है। वो जगतराज जी से, दादाजी आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? जगतराज जी, क्या मतलब? हम समझे नहीं आपकी बात। राजीव, मैं आंसू के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। आखिर एक दूसरे के चेहरे और नाम के अलावा हम जानते ही क्या हैं। मैं चाहता हूँ वो जाने मुझे और ये शादी का फैसला पूरे मन से स्वीकार करे। मैं नहीं चाहता कि वो बिना मुझे जाने समझे किसी दबाव में ये शादी करे। ये सुन आंसू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वहीं सब राजू को हैरानी से देख रहे थे कि उसने दादाजी से ऐसे कैसे बात की और अब दादाजी क्या करेंगे। जगतराज जी एक नज़र आंसू को देखकर, साधना बहू आप रहने दीजिए, आंसू अकेले जाएंगे। भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद है भरोसा टूटेगा नहीं। राजीव मुस्कुराकर, जी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। फिर आंसू से, चलें। आंसू गाड़ी में बैठ जाती है। गार्ड्स भी जाने लगे तब जगतराज जी ने मना कर दिया। आंसू को ये देख बड़ी हैरानी हुई मगर खुशी भी। वो दोनों घर से निकल गए। जगतराज जी गार्ड से, पीछे जाओ और ध्यान रहे उन पर से 1 मिनट के लिए नजर न हटे और न ही उन्हें शक हो। गार्ड चले गए। जगतराज जी अपने आप में, जगतराज रघुवंशी अपनी परछाई पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करता।
तो फिर किसी और पर कैसे। राजीव आंसू के साथ शॉपिंग कर एक रेस्टोरेंट में आता है। दोनों बैठते हैं। राजीव आंसू से ऑर्डर करने को कहता है। आंसू ऑर्डर कर देती है। राजीव, रिंग पसंद आई आपको? आंसू, जी अच्छी है। राजीव, एक बात कहूँ आपसे? आंसू, जी। राजीव, आप बहुत खूबसूरत है, स्पेशली आपकी आंखें। कोई एक बार देख ले तो कभी नहीं भूल पाए। आंसू, तो ये कारण है आपकी आँख की मैं खूबसूरत हूँ। राजीव छेप कर, नहीं, एक्चुअली यस। आपको जानने का मौका ही कहाँ मिला जो कहूँ कि आपका नेचर पसंद आया मुझे। लेकिन आपने हाँ क्यों की? और उस दिन आपकी बात पसंद और नापसंद दोनों पर आपका जवाब एक जैसा था। आंसू, हाँ, क्योंकि मैं आपकी पसंद करती हूँ या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? आंसू, मतलब ये कि मान लीजिए आप मुझे पसंद नहीं लेकिन दादू को पसंद है, तभी ये शादी होगी। और अगर आप मुझे पसंद भी हुए पर दादू को नहीं तो किसी हाल में ये शादी नहीं होगी। मतलब होगा वही जो दादू चाहेंगे। तो फिर बेकार में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना। राजीव, मतलब आप किसी से भी ऐसे ही शादी कर लेंगे बिना पसंद बिना प्यार के। आंसू मुस्कुराकर, ये प्यार मोहब्बत हमारी तो समझ से परे है। हम तो साहिब इनसे दूर ही भले हैं। क्या बात, आप तो शायरी भी करते हैं। शादी से पहले का प्यार अक्सर दर्द ही देता है। आंसू ने कहा। राजीव, और बिना प्यार के शादी क्या ठीक होता है? शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। आंसू ने कहा तो राजीव बोल पड़ा, हाँ, क्योंकि तब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर हंस देते हैं। ऑर्डर आ जाता है। दोनों खाकर वहाँ से निकल लेते हैं कि कुछ दूर टेबल से कुछ आवाज़ आती है। उन दोनों का ध्यान उस ओर जाता है। राजीव उस ओर बढ़ता है। आंसू भी उसके पीछे जाती है। कोई वेटर पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम्हें मालूम भी है इस सूट की कीमत क्या है? पूरे साल की कमाई लगा दोगे तब भी नहीं खरीद पाओगे। सब देख समझते देर नहीं लगी कि वेटर ने गलती से उन साहब के सूट पर काफ़ी गिरा दी थी। वो बेटा सॉरी बोलता है मगर वो अभी भी उस पर नाराज़ हो रहा था। ये देखकर राजीव बीच में जाकर, भाई साहब गलती हो गई, उससे जाने दीजिए। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? आंसू को वो इंसान जाना पहचाना सा लगा पर उसे याद नहीं आ रहा था। राजीव, अरे ये क्या तरीका है बात करने का? ये मेरा तरीका है और तुम जैसों की औकात नहीं कि मेरे सामने खड़े हो सको तो बात करना तो दूर की बात है। उन दोनों की बहस बढ़ते देख आंसू राजीव का हाथ पकड़कर, चलिए यहाँ से, यूं हर राह चलने के मुंह नहीं लगा करते। राजीव उसके साथ चल पड़ा। हे यू, राह चलता किसे बोला? अश्विन चौहान नाम है मेरा, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात करो। आंसू के कदम रुक जाते हैं। वो कुछ सोचते हुए उसकी ओर घूमकर मुस्कुराते हुए, मैं कब से यही सोच रही थी कि आपको कहाँ देखा है, पर अब याद आ गया। मतलब आपकी आदत नहीं गई ना अपने नाम के पर्चे बांटने की चौहान साहब? अश्विन की आंखें छोटी हो जाती। क्या हुआ, नहीं पहचाना? शिमला, गाड़ी, आग, कुछ याद आया? मुझे भी नहीं याद था पर अब याद आ गया। अश्विन, मैंने तो तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुमने अपना चेहरा छिपा रखा था। आंसू मुस्कुराकर, वेल, मैं आप आसानी से भूलने वाली चीज़ भी नहीं। कहा था मैंने, भूल नहीं पाएंगे। आंसू इतना बोल वापस जाने लगे। क्या लगता है तुम्हें कि तुमने अश्विन चौहान को अपना दीवाना बना दिया? खुद पर इतना भी मत इतराओ कि तुम अश्विन चौहान की यादों में बच सकती हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, अश्विन ने चिढ़कर कहा। आंसू उसकी तरफ पलटकर, यूं तो जानती हूँ आंखों के रास्ते से दिल में उतरने का हुनर, मगर मोहब्बत नहीं जो दिल में बस जाऊं। मैं तो वो नशा हूँ जो सीधे दिमाग पर चढ़ता है, जिसे उतार पाना अच्छों के बस की बात नहीं। आप क्या मुझे मेरी औकात बताएंगे? मुझसे बात भी कर सकें, आपकी तो इतनी भी औकात नहीं। इतना बोल वो उसे घूरते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। अश्विन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ठहर गई। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।